हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, अभी तक हमने अपना बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर तो कवर कर लिया है। अब है हमारा चैप्टर सेकंड। यहाँ देखो, आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप हर एक चीज सीखोगे प्रिंसिपल्स के बारे में, मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्योंकि देखो, इसमें हमने मैनेजमेंट तो पहले जान लिया, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने हर एक चीज सीखा है, इंपॉर्टेंट सीखा है मैनेजमेंट के बारे में, हम हर एक चीज जानते हैं, ठीक है। बट इस केस में आप देखोगे यहाँ पे प्रिंसिपल्स के बारे में आप जानोगे। इस चैप्टर में पूरा प्रिंसिपल से ही रिलेटेड चीजें। मैं यहाँ पे आपके लिए देखो मीनिंग्स लिख दिया हूँ। यहाँ देखो 5 पॉइंट में मैंने लिखा है। पॉइंट्स मैंने आंसर क्यों लिखा है? देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि बीएसटी में आप पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश किया करो। देखो, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन में आप आंसर लिखोगे, 2 लाइन लिखोगे, आपको वो 2 नंबर नहीं मिलते हैं पूरे। मगर आप जब पॉइंट में आंसर लिखते हो ना, तो आपके हर एक पॉइंट पे आंसर आपको, मतलब क्वेश्चन उसके आंसर अगर आप लिख दोगे, उस पर आपको नंबर जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर को अपने से कोशिश करो कि पॉइंट में लिखने की आदत डालो अपने से। धीरे धीरे करते करते आदत तो डाली जाएगी, ठीक है। तो यह शुरुआत है आपके लिए, तो कोई बात नहीं। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और मैंने बीएसटी का भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, तो वहां पे अभी जाके चैप्टर 1 चैप्टर 2 के हर एक वीडियो देख सकते हो। इकोनॉमिक्स से भी मैं बना दूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाली वीडियो भी मैंने अपलोड तो कर दी है। फिर अकाउंट्स के भी, आपकी पार्टनरशिप की हर एक वीडियो, मतलब हर एक सब्जेक्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं हर सब्जेक्ट आप सभी के लिए ऐड करता जा रहा हूँ इस चैनल पे। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, फर्स्ट पॉइंट ये हमारा वेरी फ्लेक्सिबल। देखो, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है अपने नेचर में। कैसे? देखो, यहाँ पे नेचर उनका जो होता है, जैसे परवेसिव नेचर होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आप उसको कहीं भी लगा सकते हो। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जहां वो हर जगह एप्लीकेबल होती है, हर जगह अप्लाई कर सकते हो, इसलिए फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है वो अपने में, ठीक। फिर देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। आप मैनेजमेंट अप्लाई, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हो क्रिएटिविटी के साथ। देखो, इसमें क्या होता है ना, अप्लाई किया जाता है, उसमें क्रिएटिविटी भी ऐड होती है। इसमें आप नई नई चीजें क्रिएट कर सकते हो, नई टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हो, नई नई चीजें आप जोड़ सकते हो, ठीक है। और देखो, मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन फॉर एक्शन। आप नई नई क्रिएटिविटी करते जाओगे, नई नई चीजें सीखते जाओगे, नई नई काम करते जाओगे, उसमें देखो आप क्या कर रहे हो, एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, उस चीज को परफॉर्म करते हो, ठीक है। आप सिर्फ सोचते नहीं हो उस नई चीजें के बारे में, आप सिर्फ सोचोगे नहीं, आप नई चीजें क्रिएट करोगे तो आप एक्शन को परफॉर्म करोगे, इसलिए पॉइंट उसमें ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट ऑन ऑब्जर्वेशंस। ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप ऐसे ही नहीं फॉर्म कर सकते कि अपने मन मर्जी फॉर्म कर दिए। यहाँ पे क्या होता है, आप कई नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते हो। जैसे किस समय आप एक्सपेरिमेंट करते हो, क्रिएटिविटी। आप नई नई चीजें, क्रिएटिविटी, नई नई चीजें, अपने थॉट्स लाओगे, नई नई चीजें आप अपने लोगों से बात करोगे बिजनेस में, तो आपके पास नए नए आइडियाज मिलते हैं, नई नई आइडियाज मिलते हैं, आप उसको अप्लाई करते हो, उसमें आपको नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। उसके बाद फिर आप किसी एक अच्छे को, किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को, पर्टिकुलर थॉट को, पर्टिकुलर क्रिएशन को आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, फिर उसको ऑब्जर्व करते हो, जो आपको बेटर लगता है फिर उसको अपने बिजनेस में यूज करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, टेक्निकल इन नेचर। जैसे कि मैंने बताया कि नई नई चीज़ों को क्रिएट करोगे, नई नई चीज़ें की क्रिएटिविटी आप अपनी इंक्रीज करोगे, तो वहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजीज भी इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, आप अपनी टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा इंप्रूव करोगे। आपको प्रोडक्शन के लिए, कोई भी अपने बिजनेस में आप बहुत ही हेल्पफुल होता है कि टेक्निकल इन नेचर, मतलब कि उनका टेक्नोलॉजी, उनका जितना, देखो, जिस चीज़ को आप काम को मतलब कर रहे हो, आप उस चीज़ में टेक्निकली आप बहुत अच्छे, आप उसको बहुत अपग्रेड करके रखते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने हर एक चीज़ को, अपने बिजनेस को आप ग्रोथ कर सकते हो। सो गाइज, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ देखो, एक चीज का 3 मतलब कि फीचर भी वही है, नेचर वही है और कैरेक्टरिस्टिक भी वही है। मैं चाहता एक ही लिख के छोड़ देता, बट आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स या नेचर, मतलब अलग अलग भी पूछ सकता है ना, एक ही नहीं पूछता है। देखो, मेन बात आपका ये, एक कह देगा बट आपको दूसरा मीनिंग जरूर से पता होना चाहिए कि इसको ये भी कहते हैं, तो ठीक है, ये भी जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। देखो, पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बताया था पहले ही आप सभी को कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन की मतलब वो परवेसिव होता है, हर जगह अप्लाई कर सकते हो आप। मैनेजमेंट कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, हर जगह वो मतलब एप्लीकेबल होता है, ठीक है। उसके बाद जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब सीधा सीधा समझो यहाँ पे कि देखो, पहली बात तो कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है हमारे बिजनेस में, अगर हमारे मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे आपके पास रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है। वहाँ पे हम जनरल गाइडलाइन के थ्रू, मतलब कि अलग अलग आइडियाज़ के थ्रू, नई नई क्रिएटिविटी की वजह से हम नई नई चीज़ें मतलब क्रिएट करते हैं, नई नई चीज़ें हम क्रिएशन में लाते हैं, उसकी वजह से हम अपना धीरे धीरे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाते हैं, है ना। फिर देखो,
हमारा नेक्स्ट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मैंने पहले ही बताया था कि इसको एक बार में नहीं हो पाता है। हम इसको देखो नई नई चीजें फॉर्म करते हैं, देखो प्रैक्टिस करते हैं, उस चीजों को देखते हैं, समझते हैं, फिर उस चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि नई नई चीजें हम समझे, नई नई चीजें हम जाने, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, तो मेन इसका थॉट यही है। अब वैसा एक्सपेरिमेंट मत समझना कि साइंस में जो बच्चे होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो बच्चे करते हैं। नहीं, एक्सपेरिमेंट और हर एक प्रैक्टिस हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, वो हर एक चीज में आप कर सकते हो। साइंस वाले बच्चे जरूरी नहीं कि वही कर सकते हैं। ठीक है, फिर है फ्लेक्सिबल। देखो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है फ्लेक्सिबल होता है अपने नेचर में, वो डिफिकल्टीज को सॉल्व करे, मतलब डिफरेंट नेचर्स को वो एप्लीकेबल होता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। हर एक चीज को हम फेस करना जानते हैं, इसलिए हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद है मेनली इन बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है मेनली इन बिहेवियर। देखो हमारा बिहेवियर, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं और जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, उनके बीच जो हमारा बिहेवियर होता है, इन दोनों के बीच का जो बिहेवियर होता है, जो तालमेल होता है ना, वो एक जैसा, मतलब अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। एक टीम स्पिरिट हर चीज में चाहिए, हर मैनेजमेंट में चाहिए कि एक टीम स्पिरिट हो। अगर किसी के सुपीरियर्स हो या हमारे सुपरवाइजर्स, छोटे जो, देखो एक छोटे लेवल वाला हो, एक बड़े लेवल वाला हो, ठीक है, उनके बीच में अच्छा तालमेल होना चाहिए, अच्छा एक टीम स्पिरिट होना चाहिए, तभी जाके हमारा कोई भी काम, कोई भी मैनेजमेंट अच्छे से, मतलब अच्छे स्टेज से ऊपर लेवल में बढ़ता जा सकता है। तो गाइस हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय फ्योल। देखो यहाँ पे दो लोग होते हैं जिनके प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक फ्योल है, एक टेलर है। टेलर के हम बाद में पढ़ेंगे, उनके 10 प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे अपने 7, ठीक है, 7 मैनेजमेंट्स। ठीक, देखो यहाँ पे फर्स्ट कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। फ्योल का कहना था कि जो वर्क को हम डिवाइड करके अगर अलग अलग लोगों में बांट के काम करेंगे तो उस काम को जल्दी कर सकते हैं और इफेक्टिवली, मतलब अच्छे से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस काम को देखो, अगर आप डिवाइड कर दोगे स्मॉल सेगमेंट में, तो उस काम को कई लोग के हाथ पे पहुंच सकता है और उस काम को अच्छे से कर सकते हैं लोग। मतलब देखो अगर काम ज्यादा है, ज्यादा लोग में बांट दिया जाए, उस काम को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, इनका कहना था ऐसे। फिर देखो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी को भी काम देते हो, अगर आप वर्क दे रहे हो, उसको दो चीजें जरूर से दोगे, एक है अथॉरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब आप उसको पावर देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपको। अगर आप टॉप लेवल मैनेजर हो, मिडिल लेवल मैनेजर आपके पास आता है, तो वो देखो रिस्पॉन्सिबल होगा हर एक काम को लेकर, क्योंकि आपको उन्होंने अथॉरिटी दी है, पावर दी है कुछ काम करने के लिए। आपको उन्होंने, मतलब आपने उनको पावर दी है कि उस काम को आप करो, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम को लेकर के। ठीक है, फिर उसके बाद है डिसिप्लिन। देखो अगर आप उनको अथॉरिटी भी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हो, काम भी दे रहे हो, तो देखो सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। हर काम को करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है करने के लिए। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक डिसिप्लिन में पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप फोन यूज करो। ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप पढ़ाई करोगे, आप खेल रहे हो तो सिर्फ खेलोगे। ठीक है, तो वो डिफरेंट चीज है। आप एक काम को डिसिप्लिन में करो, हर चीज को जोड़ो मत, उसमें आपको खिचड़ी हो जाता है। ठीक है, फिर देखो यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि ऑर्डर और कमांड हमें मिलना चाहिए एक सिंगल व्यक्ति से, मतलब कि सिंगल बॉस। हमारा सिंगल बॉस होना चाहिए, एक हमें एक रूलर हो हमारा जो हमें गाइड करे। ठीक है, एक बॉस हो जो हमको बताए कि इस काम को ऐसे करिए। अगर 2-3 बॉस होंगे हमारे तो वो क्या करेंगे, हमें एक काम, इन्होंने ये कह दिया आप ये करो, और उन्होंने ये कह दिया कि आप ये काम करो। फिर बीच वाला बंदा क्या हो जाएगा, वो देखो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, मैं काम करूँ तो करूँ कौन सा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए फ्योल का कहना है कि हमारे यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है। एक सिंगल व्यक्ति से हमें उनका, मतलब हर एक चीज हम रूल को फॉलो करें उनके जरिए, ये बहुत जरूरी है। एक ही बॉस होना चाहिए, दो नहीं। ठीक है, चलो फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल। सबका एक कॉमन डायरेक्शन होना चाहिए, सबको एक ही वे में काम करना है, एक ही वे में सबको चल रहा है, अलग अलग हो कि नहीं। ठीक है, आपका मेन फोकस क्या रहेगा, इस ग्रुप, मतलब जितने हमारे ग्रुप है उस गोल को अचीव करना, सबका मोटिव यही रहेगा। देखिए ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन हम चल के अपने ग्रुप को अपने लेके साथ लेके चल रहा है, अचीव करना है अपने गोल को। ठीक है, फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक में लिख दिया था,
नॉट टू पर्सनल बेनिफिट। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं की जाती, यहाँ पे पूरे जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि आपके कई जितने ढेर सारे लोग हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट से कोई लेन देन नहीं है। पर्सनली आप कोई काम नहीं करते तो आपका मेन काम क्या होता है, अपने ग्रुप के ऊपर फोकस करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करना कि हमें अपने ग्रुप को साथ लेके चलना है और उस पर उस चीज पे इंटरेस्ट है आपका। पर्सनल, देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। आप अपने ग्रुप को लेकर चलते हो, अपने ग्रुप अचीविंग गोल फोकस पे करते हो, ठीक है। मतलब आपका मेन फोकस होता है कि अचीव करना हमारे गोल को, ठीक। सारे पॉइंट देखो सब रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। फिर है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, यहाँ पे फेयर और एडिक्वेट वेजेस और सैलरी। देखो बहुत जरूरी होता है, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे मैं आप सभी में किसी में भेदभाव नहीं करता, आप मेरे लिए हर एक बराबर, सब लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कभी कमेंट करते हो, आप कोई डाउट पूछ लेते हो या आपको कुछ नहीं आता आप पूछ लेते हो, समझ नहीं आता कोई चीज़, कोई पॉइंट नहीं समझ आप फिर से पूछो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी में किसी में भी भेदभाव नहीं करता। वैसे ही सेम पॉइंट वही चीज़ है, वही चीज़ वैसे ही समझो। देखो रियल लाइफ से रिलेट करते जितना चलोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो देखो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस दो वर्ड को मैं एक शब्द में डिफाइन कर दूंगा आप सभी के लिए, पावर। देखो पावर होती क्या है, एक किसी अपने इंडिविजुअल मतलब छोटे लेवल वालों को पावर प्रोवाइड कराना, मतलब कि अथॉरिटी देना, ठीक है। सबसे मैंने एकदम सिंपल कह दो तो अथॉरिटी देना अपने छोटे लेवल को। टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग क्या करते हैं, अपने छोटे लेवल वाले को अपने अथॉरिटी देते हैं, कुछ पावर देते हैं कि आपको ये पावर दिया जा रहा है इस काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या है। सेंट्रलाइजेशन कहता है कि पावर जो है कुछ ही हाथों में दी जाए, मतलब कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही हमारा पावर दिया जाए, ठीक है। उन्हीं के पास सारी पावर, उनके पास सारी अथॉरिटी होगी, वही सारे काम को ही मतलब डिसीजन मेकिंग उनके पास, मतलब उनके हाथ में हो, सीधी सी बात है, ठीक है। मेन पावर उनके हाथ में हो। मगर डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि सारे पावर्स को सब लोग में बांट दिया जाए, ठीक है। अपने छोटे लेवल वालों में, मतलब मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबको बांट दी जाए, थोड़ी थोड़ी पावर सबको बांट दी जाए, ये कहना है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो आप दोनों में डिफरेंस तो समझ गए होंगे। मेन है पावर, ठीक है। ये सेंट्रलाइजेशन कहता है कि जो पावर है कुछ हाथों में रहे, और डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि पावर जो है सारे हाथों में बांट दी जाए, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देखो ऐसा सिमिलर होता है, बस इसमें डिफरेंस समझना। अथॉरिटी जो है हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर, मतलब लो लेवल को दी जाए, मतलब कि मैं देखो एग्जांपल दे रहा हूं, ABC, मतलब टॉप लेवल हो गया, मिडिल हो गया और यहाँ पे लोअर लेवल हो गया। अब जो पावर है वो छोटे छोटे हाथों में, मतलब देखो सारे पावर नीचे की तरफ, मतलब कि हमारे पास पावर किस में, सबसे पहले टॉप लेवल से कहाँ गया, मिडिल लेवल से कहाँ गया हमारा, लोअर लेवल, ठीक है। तो ये तीनों हाथों में बांट दी जाए। उसके बाद रिपोर्ट टू इमीडिएट बॉस। अब आप कह रहे हो कि फ्योल कहते हैं कि सिर्फ एक बॉस होना चाहिए ना, मगर यहाँ पे उनके कहने का मतलब ये है कि हमारे इमीडिएट बॉस, मतलब देखो A जो है वो B का इमीडिएट बॉस है कि नहीं, समझ गए। B और C में देखो इसका इमीडिएट बॉस C है, मतलब कि जो लोअर लेवल होता है उसके बॉस होते हैं मिडिल लेवल होता है, मिडिल लेवल के बॉस होते हैं टॉप लेवल। इस मामले में इनका कहना था, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखो ये देखो सबसे अच्छी चीज यही है, नो डिस्क्रिमिनेशन विथ एम्प्लॉय। कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी काम करने वाला हो, उनके बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो या जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे जो बेसिस हो हमारा। अब हमारा देखो इस मामले में बहुत अच्छी चीज होती है कि हमारे कोई भी बिजनेस में ना कोई भी भेदभाव नहीं करता है कि वो दूसरे कास्ट रिलेटेड है, ये दूसरे कास्ट रिलेटेड, ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, तो इसमें कोई भी रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ये गलत चीजें नहीं फॉलो की जाती यहाँ पे, ठीक। फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब कि जॉब सिक्योरिटी। देखो हमारे कोई भी एम्प्लॉय हो, सबकी पहली बात यही रहेगी, हर एम्प्लॉय यही चाहेगा कि उनकी जॉब जो ना सिक्योर हो, ठीक है। बार बार उनका ट्रांसफर ना हो, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव्स मतलब मोटिवेट और एनकरेज करना अपने एम्प्लॉय को। देखो आपका सबसे पहला काम है, अगर आप टॉप लेवल मैनेजर हो तो आप हमेशा सोचोगे कि अपने छोटे को, आप मिडिल लेवल मैनेजर में हो या लोअर लेवल मैनेजर के लोगों को आप मोटिवेट करोगे, हमेशा एनकरेज करोगे उनके काम को लेकर कि वो अपने काम में और बेहतर बन सके, ठीक है। आप किसी को डिमोटिवेट नहीं करोगे। आप अगर अच्छे हो अपने काम में तो दूसरों को भी मोटिवेट करोगे, उस काम को अच्छे से करने में हेल्प करोगे, पूरी हेल्प करोगे कि आप भी, मतलब आप अच्छे हो, आप दूसरों को वही चीजें सिखा सकते हो। देखो जो जैसा है वो वही चीजें सिखा सकता है ना। देखो नेक्स्ट है एस्पिरिट डी कॉर्प्स।
इसका देखो ये लास्ट है हमारा फेओल के लास्ट प्रिंसिपल है ये, वर्क विद टीम स्पिरिट रिप्लेस आई विथ वी। ये मैंने अलग से लिख दिया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप चाहे जो लेवल पे काम करते हो, आप वो टॉप लेवल मैनेजर हो या आप मिडिल लेवल मैनेजर हो या आप लोअर लेवल मैनेजर हो, आप सभी का तीनों लेवल का काम यही होता है कि आप सभी एक टीम में काम करो ना। आप देखो मेन बात ये समझो ना, आई नहीं वी, मतलब कि मैं नहीं मैं काम कर रहा हूं ये नहीं, वी हम सब काम कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, उस काम को और अच्छे से अचीव करेंगे। अपने डिजायर गोल को अचीव करना हमारा पहला मोटिव होगा, हम उस गोल को चाहिए। और गोल सिर्फ एक, देखो बिजनेस चलता है अगर वो अच्छे लेवल पे चलता है या कोई भी चीज होती है, ठीक है, तो एक लोग वजह से बिजनेस हमारा अच्छा ग्रोथ नहीं करता है, उसमें सारे लोगों का देखो मोटिव होता है, हर कोई इस काम में जुड़ा होता है, हर किसी का देखो पार्ट होता है, तब जाके कोई भी अच्छे काम के लिए वो कर पाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ ध्यान दे दो, वही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारे एफडब्ल्यू टेलर्स ने लाए थे। ठीक है, अब उस पर ध्यान दो। यहां देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब, देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप तो आप सभी जानते हो, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन करना, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी का यूज करना। और तो और अगर आप इसके साथ साथ और अगर पॉइंट बनाना भी चाहते हो ना, साइंस है। साइंस अगर हमारे बिजनेस में आ जाए, एक नाम अगर इसे ऐड हो जाए, तो वहां पे सीधे समझ जाना लॉजिक आपका वहां लॉजिकल होता है। ठीक है, वहां पे एक पॉइंट हमारा लॉजिकल वे में हम करते हैं, तो उसको आप एक और पॉइंट बना सकते हो लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर इस शब्द को मैं अगर सबसे छोटे वे में आप सभी के लिए अगर समझाने की कोशिश करो ना, तो यहां पे आपके लिए सीधा आता है इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर। ठीक है, देखो कोई भी हमारा बिजनेस हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कुछ भी काम करते हो, उस बीच आपका वर्कर और मैनेजर दोनों के बीच में अच्छा तालमेल होना, अच्छा इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी में भी किसी की नहीं बनती है, वो उनके मन का काम नहीं करेगा। अगर मैनेजर है, मैनेजर के जो छोटे लेवल वाले जो वर्कर्स होते हैं, अगर वो उनसे अच्छा तालमेल नहीं है, अगर उनसे अच्छा बातचीत नहीं है, कोई भी काम अगर कहने पर वो नहीं करते हैं, तो उनका बिजनेस क्या होगा? अच्छा चलेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं चलेगा। तो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, फिर देखो हमारे एफडब्ल्यू टेलर का क्या कहना है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। जो भी कॉपरेट करते हैं वहां के लोग, मतलब वर्कर हो या मैनेजर हो, वो अकेला आदमी नहीं करता है, वो पूरा बिजनेस करता है। कॉपरेट हर कोई अपनी लाइफ में करता है, ताकि आप अपने अच्छे टाइम के लिए आप मेहनत करो। देखो आज का मेहनत कल की हमारी सुकून है, सब जानते हैं। ठीक है, आज मेहनत कर लोगे तो अपनी कल की लाइफ को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे आज पढ़ लोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, आप उसको आराम से दे सकते हो, है ना। फिर देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर। अब कोई भी वर्कर हो या आपका मैनेजर हो, सबके लिए बिजनेस एक जैसा है, हर कोई का काम एक जैसा ही होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सबके बीच। अगर कोई वर्कर है, देखो वर्कर और मैनेजर के बीच तो अलग ही होता है। ठीक है, मैनेजर होता है वो मतलब देखो डिसीजन टेकिंग उसका होता है, वर्कर को काम करना होता है। बट जो वर्कर्स होते हैं, जो डेली सैलरी वेजेस वाले वर्कर जो होते हैं, उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी इस पॉइंट को आप सभी को बताया है कि जो दूसरे पॉइंट्स पे हमारे साथ आए इसमें, तो हाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी वर्कर हो हमारा, मतलब उसके बीच इक्विटेबल वाला मतलब व्यवहार रखना चाहिए। मतलब देखो इक्विटी होनी चाहिए, मतलब देखो कहा ना, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो दोनों वर्कर्स हो या मैनेजर हो, उनके पास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चाहे जो कि जिस कास्ट का हो, चाहे जिस जेंडर का हो। ठीक है, फिर देखो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये पॉइंट अगर आपको याद करना है ना एकदम क्लियर, ये वर्ड को मैं छोटा सा लिख देता हूं, वर्कर्स ट्रेनिंग। आप कोई भी अगर कंपनी में काम करते हो, अगर आप एज अ मैनेजर हो, तो आपका सबसे जरूरी काम होता है कि अपने छोटे लेवल वाले, अपने मैनेजर्स मतलब उसके नीचे लेवल वाले में जो वर्कर्स होते हैं हमारे, उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, आप उनको अच्छी ट्रेनिंग दोगे, वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, उनको अच्छे से काम आएगा, फिर उस काम में वो बेहतर होते चले जाएंगे और उस काम को अच्छे से करते रहेंगे, तो हमारे गोल अचीवमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है? देखो अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पर्सन। यहां पे हमारा काम क्या है? हम देखो अच्छे से अच्छे पर्सन को अपने बिजनेस में रखने की कोशिश करेंगे, जो कि स्पेशलाइज्ड हो अपने उस काम में वो सबसे बेस्ट हो। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लोगों को रखेंगे जिनको हर एक काम के बारे में पता हो। ऐसे लोगों नहीं रखेंगे जिनको कुछ काम के बारे में पता ही ना हो, तो ऐसे लोगों को रख के क्या फायदा है ना। चलो
नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो इसका मतलब है सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी। देखो जब आप अच्छे लोगों को अपने पास रखोगे तो आप देखो स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करोगे, आप पहले से और बेहतर बनने की कोशिश करोगे। आप जो मशीन यूज करते हो तो उसका एडवांस वर्जन यूज करने की कोशिश करोगे। आप अपने लोगों को कुछ एडवांस चीजें सिखाने की कोशिश करोगे अपने चेंजेस के हिसाब से, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट में चैप्टर आएगा, वो मैं भी बताऊंगा, अभी आगे आपके सभी को चैप्टर बताऊंगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे मेन आप ऐसे समझो कि जितने चेंजेस आएंगे उस चेंजेस के हिसाब से अपने आप को ढालना और उसमें बेहतर बनना, ये है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, फिर देखो वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के देखो हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, फैटिक स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी। तो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना उसको एक बार रीड कर लेना तो आपको सभी को समझ में आ जाएगा। यहाँ मेन जो वर्क स्टडी उसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना कम से कम कॉस्ट पे। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पे आप ज्यादा प्रॉफिट पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्क स्टडी, जो छोटे छोटे पार्ट हैं उसको धीरे धीरे आप रीड कर लेना बुक से तो समझ जाओगे। नेक्स्ट देखो डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। अभी तो मैंने बताया सबको में मतलब इक्वालिटी होती है, सब लोग इक्विटी में काम करते हैं, मतलब कि एक जैसे काम पे एक जैसे रेट पे एक जैसा पैसा मिलता है सभी को। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी का केस बनता है। कैसे? अब देखो कोई मान लो कि काम करने में बहुत अच्छा है, कोई काम करने में थोड़ा सा भी लूज है, उसको भी सीख देने की कोशिश है। दोनों में अगर एक जैसा आप रेट में पैसा दोगे ना तो वहाँ पे क्वालिटी तो खत्म हो जाएगी पहले ही। देखो मेन बात ये है ना, वहाँ पे क्या होगा कि देखो फर्क आ जाएगा ना, जेलसी फील होने लगेगा। क्यों? अरे वो बहुत अच्छा है काम करने में, इसको 50,000 सैलरी मिलती है, ये काम करने में अच्छा नहीं है फिर भी 50,000 सैलरी मिलती है। जो काम अच्छा करता है उसको तो बुरा लगेगा ना कि हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी उसको मेरे बराबर सैलरी मिली तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा केस ना बने कुछ जगह पे, तो यहाँ पे डिफरेंशियल पीस ऑफ वेजेस सिस्टम भी यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट है देखो मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का भी सेम वही मीनिंग होता है, कॉपरेशन करना, कॉपरेशन बिटवीन हमारे मैनेजर और जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके बीच अच्छा कॉपरेशन हो, अच्छा इंटीग्रेशन हो, अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से कर सके, अच्छे से संभाल सके और सारी चीज़ें हमारी एकदम बेटर फ्लो में चलती रहे। ये था हमारा एक कंप्लीट चैप्टर। हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 मैंने पहले बता चुका है, अगर आपने ना दिखा हो तो चलो लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 है। ये तो एक वन शॉर्ट वीडियो है आप सभी के लिए। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है चैप्टर 2 के साथ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ थर्ड चैप्टर में।